टीवी आपके साथ में हूं प्राची पाराशर। राजधर्म सीधा विजय चौक से लेकर हाजिर हूं मैं। आज राजधर्म में बात होगी यूपी से लेकर बिहार तक की। इसके साथ ही साथ बात होगी दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों पर स्ट्राइक की भी। लेकिन सबसे पहले इसके साथ ही साथ आपको राजधर्म में आज हम संभल की जानकारी भी देंगे, जहां बीजेपी नेता की मौत का एक नया मॉड्यूल सामने आया है। बदमाशों ने मर्डर के लिए किस लीथल इंजेक्शन का इस्तेमाल किया, ये मैं आपको बताऊंगी। बीजेपी नेता गुलफाम यादव की हत्या का मास्टरमाइंड कौन है, मंदिर मस्जिद विवाद के बीच होली से पहले क्यों की गई गुलफाम यादव की हत्या, ये जानकारी आपको दूंगी। इसके साथ ही साथ बिहार की भी बात होगी, जहां सुशासन पर एक बार फिर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश सरकार पर विपक्ष हमलावर हो गया है। रोहिणी आचार्य ने क्यों नीतीश कुमार को लुटासन बता दिया है। इसके अलावा दिल्ली की भी बात होगी, जहां घुसपैठियों के खिलाफ स्ट्राइक चलाई जा रही है, जहां घुसपैठियों के खिलाफ ड्राइव चलाई जा रही है। आपको बताएंगे कैसे एक घुसपैठी जिसे 2012 में डिपोर्ट किया गया था, वो 13 साल बाद फिर दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। तो इस कार्रवाई के बारे में भी डिटेल में आपको जानकारी दूंगी। लेकिन सबसे पहले बात संभल की कर लेते हैं, जो बीते कई महीनों से लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। कभी मस्जिद सर्वे को लेकर चर्चाओं में आता है, कभी दंगे को लेकर चर्चा में आता है, कभी पुलिस अधिकारियों के बयानों को लेकर चर्चा में आता है, तो कभी खुदाई के दौरान मिले सनातन के सत्य को लेकर चर्चा में आता है। लेकिन इस बार संभल में जो कुछ हुआ उसने कई लोगों को सख्ते में डाल दिया। बीते 24 घंटे में संभल क्यों चर्चा में आया, आपको बताती हूँ। बीजेपी के नेता गुलफाम यादव की एक बड़े ही अलग तरीके से हत्या कर दी गई। एक इंजेक्शन उनको दिया गया और उस इंजेक्शन से गुलफाम यादव की मौत हो गई है। आपको बता दें कि पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। संभल में एक ऐसी वारदात हुई है जिसने पुलिस प्रशासन के भी होश उड़ा दिए हैं। वो गुलफाम यादव जो मुलायम सिंह यादव को टक्कर दे चुके हैं उपचुनावों में, वो गुलफाम यादव जो कि बड़े नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहे बीजेपी में, वो गुलफाम यादव जो कई पदों पर रहे, उनकी हत्या क्यों की गई, किसने की, कौन इसके पीछे का मास्टरमाइंड है, ये इंजेक्शन वाला मॉड्यूल कहां से आया, इसकी जानकारी आपको देती हूँ। संभल में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले बीजेपी के नेता गुलफाम यादव की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि गुलफाम यादव को जहरीला इंजेक्शन देकर मारा गया है। वारदात को बाइक सवार 3 युवकों ने अंजाम दिया। दरअसल कल जनपद संभल में रंग एकादशी का पर्व मनाया जा रहा था। बीजेपी नेता गुलफाम सिंह यादव गुन्नौर में अपने घर में बैठे थे। इतने में बाइक से आए 3 लोग अचानक उनके घर में घुसे और उन्हें इंजेक्शन लगाकर फरार हो गए। इंजेक्शन लगने के बाद गुलफाम सिंह तड़पने लगे। इसके बाद उन्हें सीएचसी ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर अलीगढ़ रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई है। अब गुलफाम यादव जिन्हें एक इंजेक्शन के द्वारा मारा गया, यह आरोप परिवार की तरफ से लगाया गया है, वो कौन है? देखिए, मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। बीजेपी के गुलफाम यादव के खिलाफ किसने ये जहरीली साजिश की, किसने उन्हें मौत का इंजेक्शन लगाया, जहरीले इंजेक्शन से मर्डर पर संभल पुलिस ने क्या कहा, ये सब कुछ आपको बताऊंगी कि पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंच गई है, पुलिस के हाथ कहां तक पहुंचे हैं। लेकिन उससे पहले कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, कैसे इस चौंकाने वाली वारदात को अंजाम दिया गया, इसका पूरा सीक्वेंस आइए आपके सामने रख देती हूँ। संभल का ये मामला है, संभल के दबथरा गांव की ये घटना है। बीजेपी नेता गुलफाम सिंह यादव सोमवार दोपहर अपने घर में बैठे थे, तभी बाइक पर सवार 3 लोग अचानक गुलफाम यादव के घर में घुस आते हैं। इन लोगों ने गुलफाम यादव के पैर छुए, उनसे बातचीत की। इससे पहले कि गुलफाम यादव कुछ समझ पाते, तीनों में एक शख्स अपने पास से इंजेक्शन निकालता है और बीजेपी नेता के पेट में घोंप देता है। घटना को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी फौरन ही मौके से फरार हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि गुलफाम सिंह यादव ने दौड़कर उन्हें पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन इंजेक्शन का असर ऐसा था कि वो चंद कदम भी नहीं चल पाए और बेहोश होकर गिर पड़े और बाद में उनकी मौत हो गई। तो ये इंजेक्शन कौन सा था और ये इंजेक्शन वाली साजिश कैसे रची गई, ये 3 लोग कौन थे जो गुलफाम सिंह यादव के घर में दाखिल होते हैं, पैर छूते हैं, बातचीत करते हैं और इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर इंजेक्शन लगा देते हैं, इस पर पुलिस की तफ्तीश लगातार जारी है। लेकिन 70 साल के गुलफाम सिंह यादव बीजेपी के पुराने नेता थे। 2004 में उन्होंने गुन्नौर विधानसभा से मुलायम सिंह यादव के खिलाफ बीजेपी से चुनाव
लड़ा था। वो एक जमाने में आरएसएस में जिला कार्यवाह और बीजेपी जिला महामंत्री भी रह चुके थे, साथ ही पिछड़ा वर्ग आयोग में सदस्य भी रह चुके थे। बीजेपी उन्हें प्रदेश कार्य समिति का सदस्य भी बना चुकी है। 2016 में पश्चिमी यूपी के बीजेपी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भी रहे थे और वर्तमान में ग्राम प्रधान थे। उनके बड़े बेटे पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं। तो ये हैं गुलफाम यादव, जिनकी इंजेक्शन देकर हत्या का मामला सामने आ रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर ये है कि पुलिस को मौकाए वारदात से एक निडल मिली है, जिसे जांच के लिए भेज दिया गया है। इस निडल के जरिए पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर इंजेक्शन में क्या भरा गया था जिससे गुलफाम सिंह यादव की मौत हो गई। गुलफाम सिंह यादव के परिवार ने पुलिस के सामने 6 लोगों का नाम लिया है। परिवार का कहना है कि गुलफाम यादव ने मौत से पहले अपने बड़े बेटों को आरोपियों के नाम बता दिए थे। गुलफाम सिंह यादव के घर से उनके घेर का जो रास्ता है तकरीबन 100 मीटर का है। 100 मीटर दूर पे ये वो जगह है जहां पे उनको इंजेक्शन लगा के उनकी हत्या कर दी गई थी। जो आई विटनेस हैं और पुलिस की तरफ से जानकारी मिल रही है वो ये कि आप इसके अंदर देख सकते हैं कि एक कमरा बना हुआ है। इसी कमरे में वो बैठे हुए थे गुलफाम सिंह यादव, और 3 लोग बाइक पे सवार होकर यहाँ पहुंचते हैं, जिनमें से 2 इसके अंदर दाखिल होते हैं, रूम में जाते हैं। सामने जो आपको बंद रूम दिख रहा है उस रूम के अंदर घुसते हैं, वहां पे बैठते हैं, पैर छूते हैं गुलफाम सिंह यादव की, और फिर उसके बाद एक इंजेक्शन लगा के वहां से भाग जाते हैं। इससे पहले कि वो संभल पाते, इंजेक्शन उनको लगा के वो दोनों यहाँ से भागे हैं, और तीसरा जो यहाँ पे इंतजार कर रहा था उनके साथ बाइक पे फिर तीनों यहाँ से फरार हो गए। जब वो बाहर आए, आसपास लोग इकट्ठा हो गए, तो उसके बाद पता चला कि उनको एक इंजेक्शन लगा दी गई है। जो रिलेटिव्स हैं, कुछ रिश्तेदार हैं, वो बता रहे हैं कि ठीक इसी जगह पे वो इंजेक्शन पुलिस को मिला था, वो निडल, वो सिरिंज यहाँ पे मिला था, और यहीं से सबूत के तौर पे पुलिस उठा के ले गई है। ये रास्ता आप देख सकते हैं, यहाँ से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पे उनका घर है। आगे इसी पगडंडी से आगे बढ़ेंगे तो एक हाईवे है, और उसी हाईवे पे उनका घर है। गुलफाम सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सीनियर नेता थे इस इलाके के, और पिछले 40-45 सालों से राजनीति में वो सक्रिय थे, आरएसएस से जुड़े हुए थे। वो भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वो उपाध्यक्ष भी रह चुके थे, और गुन्नौर विधानसभा जो यहाँ की पास की विधानसभा है, वहां से 2004 में वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके थे। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो लिखित रूप में पुलिस को शिकायत दी गई है उसमें 6 लोगों के खिलाफ वो शिकायत है, और कुछ परिवार के लोग जो मुझे बता रहे थे ऑफ कैमरा कि उनकी डेथ जो हुई है रास्ते में, जब वो हॉस्पिटल जा रहे थे रास्ते में उनकी डेथ हुई थी, उससे पहले अपने बेटे को उन्होंने नाम भी बताया है कि आखिर कौन वो लोग थे। लेकिन पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, छानबीन कर रही है, जिससे ये पता चले कि आखिर ये राजनीतिक रंजिश की वजह से ये हत्या की गई है या कोई और दूसरा मामला था। तो देखिए, पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटा लिए हैं, फिंगरप्रिंट जुटाए गए हैं, सीसीटीवी की मदद से आसपास के सबूतों को जुटाने की कोशिश की जा रही है, उन चेहरों को पहचानने की कोशिश की जा रही है। जो 3 लोग बाइक पर सवार होकर गुलफाम यादव के घर पर पहुंचे थे और मौत वाला इंजेक्शन उन्हें लगाकर फरार हो गए थे। बताया यह जा रहा है कि पुलिस को मौके से एक हेलमेट और निडल भी बरामद हुई है। गांव के प्रधान हैं, उनको किसी ने इंजेक्शन मार दिया है, और इंजेक्शन मार के वो लोग भाग गए हैं। पुलिस द्वारा तुरंत मौके का मुआयना किया गया और उनको यहाँ पे नज़दीकी अस्पताल पहुँचाया गया। वहाँ से अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया गया, जहाँ उनकी दुखद मृत्यु हो चुकी है। उनका पैनल से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, और डॉक्टर से उनकी मृत्यु का सही कारण जानने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस द्वारा यहाँ पे जो आसपास में जितने भी सीसीटीवी हैं, सभी सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है, और कुछ अच्छे सुराग भी मिले हैं पुलिस को। जल्द ही जिन व्यक्तियों द्वारा ये इंजेक्शन मारने की घटना कारित की गई है, पुलिस छानबीन कर रही है, निडल बरामद कर ली गई है, हेलमेट बरामद किया गया है। सोर्सेज ये बता रहे हैं कि अपने बेटे को मृत्यु से पहले गुलफाम यादव उन आरोपियों के नाम बताकर गए हैं जिन्होंने मौत वाली साजिश रची थी। लेकिन इन सब के बीच परिवार वालों का हाल बुरा है, घर में मातम पसरा हुआ है। परिवार वाले रो रो कर अपनी हालत बयां कर रहे हैं। संभल जिले के दबथरा गांव में बीजेपी के एक 70 वर्षीय नेता को उनके ही घर के पास में इंजेक्शन देके मौत के घाट उतार दिया गया। मैं उनके घर पे हूं अभी,
यहाँ पे मातम पसरा हुआ है। आसपास की फैमिली की तमाम महिलाओं को आप देख सकते हैं। गुलफाम सिंह यादव के अंतिम संस्कार के लिए पूरे जो मेल मेंबर्स हैं वो लोग गए हुए हैं। फैमिली में जो फीमेल मेंबर्स हैं वो यहाँ पे मातम मना रही हैं। हमारे साथ उनकी पत्नी है, उनसे बात करके कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? जावेत्री। क्या हुआ था आप लोगों को? क्या पता चला था कल? कैसे हुआ है गुलफाम जी की हत्या? इंजेक्शन मारे। अच्छा, तो अब कोई ना हो वहाँ पर। अच्छा, 3 आदमी आए। 3 आदमी थे? अच्छा, और कमरा में बैठे के इंजेक्शन लगा हुआ है। उन्होंने तो किवाड़ खोल के कुर्सी डाल दे बैठे हुए कहता है तो इंजेक्शन लगा दे। देखिए जो फीमेल मेंबर्स हैं, चाहे फैमिली के हों या आसपास के, उनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। सिर्फ यही जानकारी मिली थी कि यहाँ से महज कुछ ही मीटर की दूरी पे उनका मवेशी रहता है, वहीं पे वो बैठे हुए थे। बाइक पे सवार 3 लोग आए और इंजेक्शन लगा के वहाँ से फरार हो गए। पुलिस को इस मामले में शिकायत दी गई है। 6 लोगों के खिलाफ ये नामजद शिकायत है। इस मामले में फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक रंजिश जो है उसका एक अंदेशा है, इसकी वजह से ये हत्या की गई हो, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन एक बार पुलिस की जांच में जब सामने आ पाएगा तभी पता चल पाएगा कि ये आरोप सही है या नहीं। देखिए, पुलिस अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही ये बताया जाएगा कि किस तरीके का इंजेक्शन गुलफाम यादव को दिया गया था जिससे उनकी अस्पताल पहुंचते पहुंचते रास्ते में मौत हो गई। लेकिन इन सब के बीच आइए मैं आपको जानकारी देती हूं कि वो कौन से इंजेक्शन हो सकते हैं जिससे किसी भी व्यक्ति की जान जा सकती है, किसी भी व्यक्ति की मौत हो सकती है। तो जो पहला इंजेक्शन है वो है पोटेशियम क्लोराइड का। इस इंजेक्शन के 20 ml या उससे ज्यादा के डोज से दिल की धड़कन जो है वो बंद हो जाती है। यानी 20 ml या उससे ज्यादा के डोज से दिल की धड़कन बंद हो सकती है, यानी ये भी मौत का कारण हो सकता है। इंसान तड़पने लगता है, ऐसा लगता है जैसे नसों में आग लगा दी गई हो। जो दूसरा इंजेक्शन है वो है मिडाजोलम, जिसका 10 mg का डोज इंसान को बेहोश कर देता है और 500 mg के डोज से मौत हो जाती है। एक और इंजेक्शन है वेक्यूरोनियम ब्रोमाइड का। इसका 10 mg का डोज इंसान को पैरालाइज कर देता है और मौत हो जाती है। लेकिन गुलफाम यादव को किस इंजेक्शन से मारा गया, इसका खुलासा तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही होगा, लेकिन परिवार का कहना है कि इंजेक्शन तो दिया गया है। क्या हुआ था आप लोगों को? क्या पता चला? कैसे उनकी हत्या हुई? पति चले के गोली पहले तो सुनी गोली मारी है, फिर सुनी इंजेक्शन मारो जहरा को। ये खबर पड़ी भैया, सिरिंज पड़ी जहाँ मिली है तब बताते ले गए पुलिस वाले। डॉक्टर ने बताई है कि उन्हें जहर के इंजेक्शन लगे हैं, तब आए भैया। हम तो 3 आदमी आए मानना को था मोटरसाइकिल से। मोटरसाइकिल यहाँ कल ही बता मैं तो अनु की सुनी भैया गाँव में बात है। और एक ने यहाँ पर सिलेंज डालेगा हुआ है और 2 भीतर से जहाँ कुर्सी बैठा है तो पानी पिया हुआ उन्हें। पानी पिया दो तो चली गए, तब बता मार के जहर इंजेक्शन तो नौकरी मेरे गोली मारते उन्हें। फिर उन्होंने तब अकेले थे यहाँ पे? अकेले भैया, अकेले पानी पिलाना आए। ये तो खाना की बात है 1 बजे की। गाय को पानी पिला रहे थे? हाँ, गाय को पानी पिला रहे या भैंसी आ गई या बाहर बनी सो हम सी रकम बांधना आए। अब संभल में बीजेपी नेता की हत्या की साजिश किसने रची, इसका मास्टरमाइंड कौन है, उन्हें कौन सा इंजेक्शन दिया गया, इसका खुलासा तो यूपी पुलिस करेगी और लगातार छानबीन की जा रही है, सबूत जुटाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में लगातार दिल्ली पुलिस की एक ड्राइव जारी है और ये ड्राइव है अवैध बांग्लादेशियों को चिन्हित करने की और चिन्हित करके जो अवैध तरीके से भारत में घुसपैठी रह रहे हैं उन्हें वापस उनके देश रिपोर्ट करने की। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। दिल्ली पुलिस की टीम जहांगीरपुर से लेकर सदर बाजार तक के एरिया में घुसपैठियों की तलाश में जुटी है। दिल्ली पुलिस ने 5 अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने जिन 5 बांग्लादेशियों को पकड़ा है, ये बांग्लादेशी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अवैध रूप से रह रहे थे, जिसमें 2 बांग्लादेशियों को सदर बाजार इलाके से पकड़ा है। पुलिस ने बाकी 3 बांग्लादेशियों को बाहरी जिले से पकड़ा है। ये सभी बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में रह रहे थे और इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट भी बनवा रखे थे। दिल्ली पुलिस लगातार दिल्ली के अलग अलग जिलों में उन इलाकों में जाकर वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है
झुग्गी बस्ती वाले इलाके हैं या फिर क्लस्टर एरिया हैं। इस वक्त हम पुरानी दिल्ली के सदर बाजार थाना क्षेत्र इलाके के नई बस्ती में मौजूद हैं। यहाँ पर आप देखें कि जो दिल्ली पुलिस की टीमें हैं वो लगातार स्पेशल वेरिफिकेशन ड्राइव के लिए पहुंची हुई हैं। दरअसल ये स्पेशल वेरिफिकेशन ड्राइव सिर्फ इसलिए चला जा रहा है ताकि जो अवैध रूप से भारत में बांग्लादेशी रह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। आप देखिए बाकायदा एक पूरा परफॉर्मा है जिसे भरा जा रहा है पुलिस के द्वारा, जिसमें तमाम डिटेल्स जो है वो ली जा रही है, जिसमें नाम, पता, एड्रेस और जो मोबाइल नंबर हैं वो, इसके अलावा उनके बैंक अकाउंट की डिटेल, उनके सोशल मीडिया हैंडल की डिटेल, इसके अलावा वो दिल्ली में कब से रह रहे हैं और क्या करते हैं, घर में कौन कौन है, ये तमाम डिटेल ली जा रही है। इसके साथ साथ जो तमाम जरूरी दस्तावेज हैं जिसमें वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इसके अलावा पासपोर्ट अगर उनके पास है तो वो तमाम डिटेल्स ली जा रही हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दिल्ली पुलिस की टीम है जो कि इस वक्त सदर बाजार थाना क्षेत्र इलाके में पहुंची हुई है और एक एक घर का दरवाजा नॉक करके तमाम सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं। तकरीबन 70 सवालों पुलिस जो है वो लगातार ये ड्राइव चला रही है। ऐसे इलाकों में पुलिस पहुंच रही है जहां अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों की जानकारी पुलिस को मिल रही है, डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस अपनी इस ड्राइव के दौरान उस वक्त चौंक गई जब एक शख्स जिसे बहुत साल पहले डिपोर्ट कर दिया गया था वो वापस भारत में ही, दिल्ली में ही रहता हुआ नजर आया। उस शख्स का नाम है फारूक, जो कि एक बांग्लादेशी है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की गिरफ्त में जो शख्स है उसका नाम फारूक है, जिसे दिल्ली पुलिस ने 13 साल बाद दूसरी बार गिरफ्तार किया है। एक बार ये पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, पुलिस इस पर कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन बावजूद इसके 13 साल बाद पुलिस इसे फिर अवैध रूप से दिल्ली में रहते हुए गिरफ्तार करती है। इसे साल 2012 में पहली बार गिरफ्तार किया गया था, जब दिल्ली पुलिस ने इसके पिता बिलाल समेत 6 लोगों को पकड़ा था, जिसके बाद इन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया गया था। और लेकिन फिर ये दोबारा दिल्ली पहुंच गया और इस बार तो इसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट भी थे। दिल्ली पुलिस अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ स्पेशल वेरिफिकेशन ड्राइव चलाए हुए है और इसी दौरान दिल्ली के अलग अलग इलाकों से दिल्ली पुलिस ने 5 उन बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है जो अवैध रूप से दिल्ली में रह रहे थे, जिनमें से 2 जो हैं वो सदर बाजार इलाके से पकड़े गए हैं। इन दोनों के नाम फारूक और बिलाल हैं, ये दोनों रिश्ते में बाप बेटे हैं और बाकी जो 3 बांग्लादेशी नागरिक हैं जो अवैध रूप से रह रहे थे दिल्ली में, वो बाहरी जिले से पकड़े गए हैं। फिलहाल जो फारूक है इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है और जो इसका पिता है बिलाल, वो इस वक्त जेल में है। दरअसल उसके ऊपर रॉबरी का मुकदमा दर्ज है और इसके ऊपर भी जो है चोरी और रॉबरी के 2 मुकदमे दर्ज हैं। आपको बता दें कि जो बिलाल है वो अपने दोनों बेटे फारूक, फैजल और दोनों बेटियां काजल और जैनती के साथ अपनी बीवी समेत यहां पर रह रहा था। 2012 में डिपोर्ट भी किए गए थे, लेकिन उसके बाद ये एक बार फिर यहां पर आ गए और फिलहाल इस वक्त ये पुलिस की कस्टडी में है। इनके पास से जो है दिल्ली पुलिस को जो वोटर आईडी कार्ड हैं वो भी बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और इसी तरीके से स्पेशल वेरिफिकेशन ड्राइव चलाकर जो अवैध रूप से बांग्लादेशी हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अब देखिए, ये फारूक नाम का जो शख्स एक बार फिर दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा है, इसे पहले भी पुलिस अपनी कार्रवाई में पकड़ चुकी है। यह अवैध रूप से दिल्ली में रह रहा था। दिल्ली पुलिस ने 13 साल पहले बिलाल और उसकी फैमिली के जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, उसमें बिलाल का बेटा फारूक और फैजल के अलावा 2 बेटियां काजल और जयंती भी शामिल थीं। इसके अलावा उसकी पत्नी खातिजा को भी फर्जी दस्तावेज के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली में रहने के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद बिलाल को छोड़कर बाकी 5 को बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया गया था, लेकिन डिपोर्ट के बाद फारूक एक बार फिर दिल्ली पहुंच गया और इस बार फेक डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि वैलिड डॉक्यूमेंट बनवाकर रह रहा था। दिल्ली पुलिस लगातार स्पेशल वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए। इस पूरे मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ नॉर्थ जिले के डीसीपी हैं राजा भाटिया जी। सर, बांग्लादेशी पकड़े हैं कुछ आपने, क्या कुछ उनकी डिटेल है, कहाँ से पकड़े गए हैं, क्या उनकी हिस्ट्री? जी, हमने अभी जो स्पेशल ड्राइव लास्ट काफ़ी टाइम से चल रही है उसके अंदर हमने डोर टू डोर वेरिफिकेशन तो किया हुआ ही है। उसके अलावा हम लोगों ने जो सीक्रेट इन्फॉर्मर्स हैं उनके थ्रू भी हमने ये जानकारी जुटाने की कोशिश करी कि कहाँ पे इलीगली स्टेइंग बांग्लादेशीज़ या फॉरेनर्स रोहिंग्या हो सकते हैं, जिसके ऊपर हम लोगों ने एक्शन लेना था। तो उसी ड्राइव के तहत हम लोगों ने
अभी लास्ट 2 दिन के अंदर 2 बांग्लादेशी फादर एंड सन, इन दोनों को हमने डिटेन किया है। तो उन दोनों की अब डिपोर्टेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी। उसमें फ़ादर का नाम है मोहम्मद बिलाल और वो 56 साल का है और परिसपुर डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश का रहने वाला है। और उसका बेटा है फ़ारूक, वो 26 साल का है। दोनों यहीं पे सदर के पास ही रह रहे थे, नई बस्ती के अंदर। और दोनों ही जो हैं वो केबल जो होती है इंटरनेट के लिए केबल जो बिछाते हैं उसका वो काम करते थे। सर ये पूरे परिवार के साथ रहते थे और 2012 में बताया जा अब रहा है दिल्ली पुलिस इन लोगों की कुंडली खंगाल रही है। दिल्ली पुलिस से पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर किसकी मदद से ये लोग दिल्ली में आकर बस गए। एक बार डिपोर्ट करने के बावजूद ये वापसी आखिरकार इनकी कैसे हुई। लेकिन दिल्ली के जिस इलाके से इन लोगों को पकड़ा गया है वो इलाका कैसा है, वो एरिया कैसा है, और वो एरिया ये नई बस्ती घुसपैठियों के लिए सेफ हाउस क्यों बना हुआ है, इस रिपोर्ट को देखकर समझिए। दिल्ली पुलिस ने सदर बाजार थाना क्षेत्र इलाके से जिन 2 अवैध रूप से बांग्लादेशी जो रह रहे थे उनको पकड़ा है। बिलाल और फारूक जो दोनों रिश्ते में बाप बेटे हैं, वो इसी घर में जो है वो ऊपर वाले फ्लोर पर रह रहे थे और कल उन्हें जो है दिल्ली पुलिस ने यहां से डिटेन किया, जिसमें से जो बिलाल है उसके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज था, जो कि जिसके चलते उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। और जो बिलाल है उसको भेजा और जो फारूक है वो अभी पुलिस कस्टडी में है, उसको डिपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है। दरअसल बिलाल और फारूक जो हैं वो पूरे परिवार के साथ अपने पूरे परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ यहां पर रहते थे, लेकिन साल 2012 में पूरे परिवार को दिल्ली पुलिस ने डिपोर्ट किया था। लेकिन बावजूद इसके एक बार वो फिर वापस अवैध तरीके से हिंदुस्तान आ गए थे और यहां पर रह रहे थे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही इलाका है जहां से दिल्ली पुलिस ने सदर बाजार थाना क्षेत्र की पुलिस ने दोनों बाप बेटा को डिटेन किया था, जिसमें से जो बिलाल है उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया आपराधिक मुकदमे के चलते, और जो फारूक है वो अभी पुलिस की हिरासत में है, उसको डिपोर्ट करने की तैयारी पुलिस कर रही है। अब देखिए, डिपोर्ट के बाद फारूक वापस दिल्ली कैसे पहुंचा, वापसी में फारूक की मदद किसने की, इसका लिंक तलाशने की कोशिश दिल्ली पुलिस कर रही है। लेकिन सवाल तो ये बनता है कि जिस घुसपैठिए को बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया गया था वो इतनी आसानी से दिल्ली वापसी कैसे कर लेता है, और इस बार जाली दस्तावेजों के साथ नहीं बल्कि वैलिड दस्तावेजों के साथ वो दिल्ली में आखिरकार कैसे रह रहा था। कैसे सुरक्षा एजेंसियों को कानो कान भनक नहीं हुई, कैसे इसके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो बन गए। जानकारी तो यहां तक मिल रही है कि फारूक ने इसी साल हुए विधानसभा चुनावों में भी वोटिंग की है। दिल्ली असेंबली इलेक्शन में भी इन लोगों ने पार्ट लिया था, चुनाव में वोट दिया था। जी, ऐसा कहा जा रहा है। इसके पास जो बिलाल है उसके पास वोटर कार्ड भी है, और वोटर कार्ड जो है वो अभी तक तो प्रिलिमिनरीली तो यही लग रहा है कि वो जेन्युइन है, और मतलब वो फोर्ज्ड नहीं है। लेकिन अब उसको यूज़ करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स उसने लगाया है उसके ऊपर हम लोग जांच कर रहे हैं। वोट दिया था जी, फारूक ने भी दिया था, बट अभी तक फारूक का अभी तो हमारे पास कोई इपिक कार्ड तो फारूक का मिला नहीं, डॉक्यूमेंट मिला नहीं है हमारे पास अभी। तो जब तक कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस नहीं हो सकता तब तक इट इज़ प्रीमेच्योर टू से। अभी तक कितने लोगों को इस स्पेशल ड्राइव में के दौरान वेरीफाई किया जा चुका है, और क्या आगे भी ड्राइव इसी तरह से चलेगी? नहीं, बिल्कुल, ये तो कंटिन्यूस ड्राइव है, जो सरकार का आदेश है, ये ड्राइव तो चलती ही रहेगी। इसके अंदर हम लोग अभी तक 860 के आसपास लोगों को फिजिकल वेरिफिकेशन हम कर चुके हैं। इसमें स्पेशल फोकस सदर बाजार एरिया के अंदर है। उसमें हमने दिसंबर और जनवरी के अंदर भी 3 लोगों को डिपोर्ट किया था जो बांग्लादेशीज थे। तो इस प्रकार 5 लोग हैं, 5 को ही सदर से ही डिपोर्ट किया गया। दरअसल दिल्ली में नई सरकार के गठन के साथ ही 28 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सरकार के साथ एक बैठक की थी, जिसमें दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा की गई थी। इसके साथ ही साथ दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों पर कड़ी कार्रवाई या उन्हें चिन्हित करने के आदेश भी दिए गए थे, जिसके बाद से लगातार दिल्ली पुलिस की ड्राइव चल रही है। अलग अलग इलाकों में जाकर अवैध घुसपैठियों को तलाशा जा रहा है, उन्हें चिन्हित किया जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जा रहे हैं, और ये पता लगाया जा रहा है कि कितनी बड़ी संख्या में घुसपैठी दिल्ली में रह रहे हैं। क्या काम करते हैं? कहाँ पे? यहाँ पे कितने आदमी रहते हो आप? बस यही बच्चे और हस्बैंड वाइफ। कितने दिनों से रह रहे हो? हमने तो हो गया यहाँ पे 2 साल हो गए। अब ये भी समझिए कि दिल्ली में जो पुलिस फिलहाल अवैध घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए ड्राइव चला रही है, ये कोई नई बात नहीं है। 3 महीने से लगातार ये ड्राइव चल रही है। दिल्ली विधानसभा चुनावों में तो बाकायदा इसको मुद्दा बना लिया गया था दिल्ली पुलिस के एक्शन को।
अब पुलिस का टारगेट ये है कि अवैध रूप से रह रहे जितने भी घुसपैठिए हैं बाकायदा उनकी लिस्ट तैयार कर ली जाए, उन्हें उनके देश वापस लौटा दिया जाए, यानी उनको डिपोर्ट कर लिया जाए। आपको जानकारी दें कि 16,000 बांग्लादेशियों की लिस्ट तैयार हो गई है, जिसमें 100 से ज्यादा घुसपैठियों को अब तक डिपोर्ट कर लिया गया है और बाकियों की तलाश जारी है। इसलिए उन झुग्गी बस्तियों में जाकर पुलिस घर घर जाकर दरवाजा खटखटाकर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कितने घुसपैठिए दिल्ली में रह रहे हैं। आपको ये भी जानकारी दें कि दिल्ली पुलिस ने अवैध बांग्लादेशियों की पहचान के लिए 70 सवालों की एक लिस्ट तैयार की है और इसी लिस्ट के आधार पर पुलिस घर घर जाकर वेरिफिकेशन कर रही है। इन दिनों दिल्ली पुलिस झुग्गी बस्तियों और क्लस्टर एरिया में एक एक घर का दरवाजा खटखटा रही है। खटखटाते ही जैसे ही घर के अंदर से कोई भी शख्स जो मौजूद है वो बाहर निकलता है तो उससे कई सवाल पूछे जा रहे हैं। ऐसे सवालों की 70 सवालों की फहरिस्त है, जिसमें आपका नाम क्या है, आप कहां के रहने वाले हैं, आप क्या करते हैं, परिवार में कौन कौन है, मोबाइल नंबर, उनके बैंक अकाउंट नंबर, उनके आधार, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड नंबर, ये तमाम डिटेल मांगी जा रही है। दरअसल ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि दरअसल दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस मुहिम छेड़े हुए है और इसी के चलते एक स्पेशल ड्राइव चलाए हुए है और घर घर जाकर लोगों की वेरिफिकेशन की जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सदर बाजार थाना क्षेत्र इलाके के नई बस्ती इलाके की तस्वीरें हैं, जहां पर एक एक घर में जाकर पूरा परफॉर्मा जो है, जो रेजिडेंट्स हैं उनका भरा जा रहा है। दरअसल दिल्ली पुलिस अवैध रूप से जो बांग्लादेशी रह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरा अभियान छेड़े हुए है। इसी तरीके से घर घर जाकर पूरा परफॉर्मा भर रही है और पूरी डिटेल ले रही है ताकि कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित की जा सके। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीर जो है आपको दिल्ली के हर इलाके में, हर जिले में देखने को मिलेगी जहां पर भी झुग्गी बस्ती है या फिर क्लस्टर एरिया है। फिलहाल उत्तरी जिला पुलिस ने अब तक 850 से ज्यादा लोगों को वेरीफाई किया है, उनकी डिटेल ली है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ परफॉर्मा भरा जाता है दिखाने के लिए, बकायदा उस परफॉर्मे को आगे भेजा जाता है थ्रू एफआरआरओ, जिसके बाद जो उनके नेटिव प्लेस हैं, जो भी संबंधित राज्य हैं, वहां पर उनकी जो डिटेल्स है उसको वेरीफाई किया जाता है और अगर किसी भी तरीके से वो डिटेल फेक निकलती है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है, उन्हें डिपोर्ट करने की कार्रवाई की जाती है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें इसी तरह से आपको देखने की मिलेगी इन दिनों, जहां पर दिल्ली पुलिस का ये स्पेशल वेरिफिकेशन ड्राइव अवैध बांग्लादेशियों को लेकर चलाया जा रहा है। एक तरफ दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए दिल्ली पुलिस ने जिम्मेदारी संभाल ली है, घुसपैठियों को चिन्हित कर उन्हें अपने देश वापस भेजा जा रहा है, यानी कि डिपोर्ट करने की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। तो दूसरी तरफ चुनावी राज्य बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर घमासान मचा हुआ है। पूरा का पूरा विपक्ष नीतीश कुमार के सुशासन पर हमलावर है और सवाल पूछ रहा है कि आखिर अपराधियों में पुलिस का खौफ क्यों नहीं है। एक के बाद एक दिन दहाड़े हो रही घटनाओं ने बिहार के कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। आरजेडी समेत विपक्षी पार्टियां नीतीश सरकार को घेर रही हैं क्योंकि बिहार में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। कलारा में तनिष्क के शोरूम में 25 करोड़ की लूट हुई थी। अब वैशाली के हाजीपुर में डीपीएस स्कूल में बमबारी की घटना सामने आई। हाजीपुर में डीपीएस स्कूल के एक बेंच पर बम और पत्थर फेंके गए, अटैक किया गया। ये दोनों ही तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और ये दोनों ही तस्वीरें कानून व्यवस्था पर धब्बा लगाने के लिए काफी हैं, क्योंकि दिन दहाड़े बिना मास्क लगाए अगर डकैती करने के लिए एक शोरूम में डकैत घुस जाते हैं तो सवाल पुलिस पर है, और स्कूल के बाहर खड़े होकर अगर लोग सूतली बम से अटैक करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, तब भी सवाल पुलिस पर ही खड़े हो जाते हैं। 4 मार्च को हाजीपुर में डीपीएस स्कूल पर कुछ बदमाशों ने हमला किया। स्कूल परिसर में पत्थरबाजी की गई, बम फेंके गए, जिसकी तस्वीर लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि 8 से 10 की संख्या में बदमाश वहां पहुंचे। स्कूल परिसर पर पत्थर और बम फेंके गए। इस दौरान एक बम फेंकते समय ही बाहर फट गया, जिससे वहां धुआं हो गया। कुछ लड़के असामाजिक तत्व जो कि कैमरे में कैद भी हैं, उनकी पहचान की जा रही है। डीपीएस स्कूल के गेट पर पथराव करने लगते हैं, सुतली बम भी इस पर बरसाते हैं, लेकिन क्षति तो कुछ नहीं होती है। अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, इस संबंध में अनुसंधान किया भी जा रहा है और एफआईआर दर्ज किया गया है। अपराधियों की पहचान की जा रही है सीसीटीवी फुटेज और लोकल सपोर्ट की मदद से, क्योंकि जहाँ तक जानकारी है कि एक ड्राइवर वहाँ पर थे जिन्हें हाल में निकाला गया था। उसके बाद से वो प्रतिशोध की आग में हो सकता है कि इस तरह का कार्य करवाएं। हर एंगल पर जांच की जा रही है। अब देखिए, पुलिस ही कह रही है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो बमबाजी की गई है या जो पत्थरबाजी की है, उन आरोपियों को चिन्हित करके उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। लेकिन सिर्फ ये एक मामला नहीं है। कल दिन दहाड़े आरा में तनिष्क शोरूम में घुसकर हथियारबंद बदमाशों ने 25 करोड़ की डकैती की थी।
हालांकि पुलिस ये दावा कर रही है कि 2 लोगों को एनकाउंटर में पकड़ लिया गया, कुछ पैसों की रिकवरी हुई है, कुछ ज्वेलरी की रिकवरी हुई है। लेकिन सवाल वाजिब है कि दिन दहाड़े बिहार में ऐसी घटनाओं को अंजाम आखिरकार कैसे दिया जा रहा है, और इसीलिए विपक्ष मौजूदा सरकार पर हमलावर है। लालू यादव की बेटी और आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने नीतीश सरकार पर अटैक बोला। रोहिणी आचार्य ने लिखा कि देश की सबसे बड़ी लूट 25 करोड़ की लूट की घटना कल आरा में नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में हुई। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नीतीश के शासन की तुलना लुटासन से की, तो वहीं आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने कहा कि बिहार में सुशासन नाम की कोई चीज नहीं है। हमारे साथ हैं आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं, चूंकि लगातार कई घटनाएं हुई हैं बिहार में, आरा में, हाजीपुर में, पूर्णिया में। जल्दी देखिए, आरा में जो घटना घटी है और जो सुशासन बाबू का तथाकथित नाम लेने वाले लोग हैं, हमको लगता है कि सरकार में बैठे लोग ही ये सब कांड करवा रहे हैं, चाहे हत्या करवा रहे हो, चाहे लूट करा रहे हो। इतनी बड़ी लूट जो 22 करोड़ की 35 करोड़ रुपया से ज्यादा लोगों की लूट हुई है, और ये सुशासन का नाम लेता है तो आश्चर्य होता है कि ये लोगों के मुंह पर थप्पड़ तो नहीं मार रहा है। तो ये सरकार नाम का चीज नहीं है, क्योंकि सरकार देखिए, बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर या बड़ी बड़ी घटनाओं को लेकर एक तरफ विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो सरकार भी अपने पक्ष में अब डिफेंसिव मोड में आ गई है और एक एक करके नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। विपक्ष के सवाल पर जेडीयू नेता राजीव रंजन ने पलटवार किया है। राजीव रंजन ने कहा कि घटनाएं कहीं भी घट सकती हैं, लेकिन घटना के बाद पुलिस का रुख लालू राज वाला नहीं है। देखिए, घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं, लेकिन इन घटनाओं के बाद पुलिस का रुख कम से कम 90 से 2005 का तो नहीं है, जब फैसले समानांतर सरकारें लिया करती थी, बाहुबलियों की चलती थी, वो तय करते थे कि क्या न्याय होगा, लोग थानों में नहीं जाते थे। आज हालात बदले हैं और देश में जो एनसीआरबी के आंकड़े, अगर इनको प्रति लाख आबादी का पैमाना निर्धारित करके अगर हम देखेंगे, तो देश के जो सबसे बेहतर कानून व्यवस्था के राज्य है उसमें से बिहार एक राज्य है।